हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम डोज। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे रे ऑप्टिक्स में हम पढ़े थे डिफ्रैक्शन कि अगर कोई लाइट किसी कॉर्नर से, शार्प कॉर्नर से पास होती है तो वो क्या होती है, जहां हम एक्सपेक्ट नहीं करते वहां भी लाइट पहुंच जाती है। तो इसको हम डिफ्रैक्शन करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर्स एंड शार्प पॉइंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे अब वेव नेचर को कंसीडर करते हुए। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में हमने वेव नेचर कंसीडर करते हैं और उसमें अब हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो कंसीडर करते हैं कि जैसे कि सिंगल स्लिट कंसीडर कर लेते हैं हम। सिंगल स्लिट, लेट अस कंसीडर अ सिंगल स्लिट। ये कोई स्लिट है एल और ये एन, ये इसका साइज है ए। ये ए गैप की कोई स्लिट है, ये स्लिट है ए गैप की। तो यहां से अगर कोई पॉइंट कंसीडर करूं मैं, पी पॉइंट, या फिर कोई और पॉइंट सी पॉइंट, कोई एट अ डिस्टेंस, मतलब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे या वेरी लार्ज डिस्टेंस पे पॉइंट पी या सी कंसीडर कर सकता हूं मैं। और ये सिंगल स्लिट का मतलब क्या है कि यहां से इस पॉइंट से कोई लाइट आ रही होगी। अब क्या है, ये पूरी स्लिट है, यहां से हर पॉइंट से लाइट पास होगी, इस पॉइंट से भी लाइट पास होगी, हर एक पॉइंट से। इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस हो गए। लाइट सोर्सेस क्या हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट सोर्सेस। जैसे कि हम इंटरफेरेंस में पढ़े थे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसमें क्या कंसीडर किए थे हम, दो पॉइंट कंसीडर किए, उनकी वजह से हम क्या किए थे, इंटरफेरेंस देखे थे कि वो कोहेरेंटली ऐड करती हैं या इनकोहेरेंट एडिशन होता है, या फिर डिस्ट्रक्टिव होता है या कंस्ट्रक्टिव एडिशन होता है। कंस्ट्रक्टिव एडिशन में क्या हो रहा था कि इंटेंसिटी बढ़ रही थी, हमको ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था। दूसरे केस में क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, उसमें डार्क फ्रिंज मिल रही थी। तो अब इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ सोर्सेस कितने हैं, इस केस में ये स्लिट है ए साइज की, तो इसमें नंबर ऑफ सोर्सेस कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस हैं। उसकी वजह से अब हम अल्टीमेटली कितना हमको रिजल्टेंट मिल रहा है, किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस क्या मिलेगा, अलग अलग सोर्स है, अलग अलग सोर्स से अलग अलग वेव प्रोड्यूस होगी। उसकी वजह से एक नेट पॉइंट किसी भी पी पे या सी पे निकालना चाहूं तो उसकी वजह से नेट रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस जो होगा वो क्या होगा, अब हम वो निकालते हैं। पहले कंसीडर करते हैं कोई सी पॉइंट जो कि लार्ज डिस्टेंस पे है, सी पॉइंट कोई लार्ज डिस्टेंस पे है यहां से। अब मान लिया मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया एल पॉइंट, तो यहां से कोई डिस्टेंस है, तो यहां पे ये सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वो नियरली, चाहे एन से ट्रेवल करूं या एल से ट्रेवल करूं सी तक के लिए, डिस्टेंस क्या होगी, नियरली सेम होगी, एल टू सी एंड एन टू सी। ऐसे ही मैं कोई और पॉइंट भी कंसीडर कर सकता हूं, उसकी भी डिस्टेंस सेम होगी। तो यहां पे जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस क्या होगा, सारी वेव्स में जो अलग अलग पॉइंट से एल से लेके एन तक जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, वहां से जो वेव ट्रेवल कर रही है सी पॉइंट तक, उनमें जो डिस्टेंस है वो नियरली सेम है। तो क्या है कि जो पाथ डिफरेंस होगा या फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नियरली जीरो होगा। जब फेज डिफरेंस नियरली जीरो होगा तो किस तरीके का एडिशन होगा, वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सी पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, एक ब्राइट रीजन मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहां सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का ब्राइट फ्रिंज मिलेगा हमको सी पॉइंट पे। तो यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा इस तरीके से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब हम कोई और पॉइंट कंसीडर करते हैं, जैसे कि मैंने पॉइंट पी कंसीडर किया, पॉइंट पी कंसीडर किया। अब यहां पे क्या है कि इस तरीके से मैं कंसीडर कर लेता हूं, पी कोई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है, तो यहां एल से, मान लीजिए यहां पे एल से लेके एन तक, मैंने बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस है, तो यहां एल से भी वेव पहुंचेगी यहाँ पी पे, एन से भी पहुंचेगी, और बाकी पॉइंट्स है इसके बीच में और भी पॉइंट्स हैं उससे भी वेव वहां तक पहुंचेगी। तो अब मैं अगर निकालना चाहूं कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस, जैसे कि हम यंग्स के एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस के टाइम पे हम क्या निकाले थे, पाथ डिफरेंस निकाले थे, ऐसे ही यहाँ पे भी हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको अप्रोक्सली निकाल सकते हैं इजीली इस तरीके से। अगर ये थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इसकी वजह से ये ए है हमारा, तो इसकी वजह से पाथ डिफरेंस क्या होगा, मान लिए कंसीडर करते हैं फर्स्ट केस, केस वन कंसीडर करते हैं कि पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस क्या है, एन लेमडा कंसीडर कर लिया मैंने, पाथ डिफरेंस एन लेमडा कंसीडर कर लिया, एन लेमडा कंसीडर कर लिया। तो और यहां से पाथ डिफरेंस क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बाकी तो इस पॉइंट से लेके यहां तक और इस पॉइंट से लेके यहां तक वो डिस्टेंस सेम है। हम जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या है, वो ये डिस्टेंस है। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये जो एंगल है ये थीटा होगा। तो अगर मैं यहां से इस जगह से थीटा निकालना चाहूं, साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस होगा। तो ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा हमारा, पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा, पाथ डिफरेंस अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर थीटा स्मॉल है, थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो इस जगह पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए थीटा के बराबर, पाथ डिफरेंस ए थीटा के बराबर हो जाएगा। और मैंने पाथ डिफरेंस क्या कंसीडर किया है, एन लैम्डा कंसीडर किया है। तो एन लैम्डा इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा। और अगर मैं एन को 1 कंसीडर करूं, फॉर एन इक्वल टू 1, फॉर एन इक्वल टू 1, तो यहां से हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई ए, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो पहला केस कंसीडर करते हैं जब हमारा थीटा क्या है, लैम्डा बाई ए है, या फिर एन लैम्डा बाई ए है। एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसे कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 जब होगा थीटा इक्वल टू 0 पे तो हमको सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब अगर n 1 2 3 इनमें से अगर कोई वैल्यू होगा तो उसको कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा किस तरीके का इंटरफेरेंस आएगा और हमारी किस तरह की ब्राइटनेस आएगी, या ब्राइट फ्रिंज मिलेगा या डार्क फ्रिंज मिलेगा, अब हम वो देखते हैं। तो कंसीडर करते हैं थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो अब हमारा क्या हो गया, इसको हम स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इस स्लिट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये अपर हाफ पोर्शन और नीचे लोअर हाफ पोर्शन। तो ये अगर टोटल ए है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a/2 हो जाएगा, हाफ जो डिस्टेंस है a/2 हो जाएगी। और उस तरीके से हाफ डिस्टेंस है तो जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा a/2 इंटू थीटा, पाथ डिफरेंस। इसी तरीके से जो एंगल है, एंगल हम निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं कि हमारा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा लैम्डा बाई ए, और इस तरीके से लैम्डा बाई 2a, इसको हम ये बोल सकते हैं लैम्डा बाई 2a, ये हमारा थीटा हो गया लैम्डा बाई 2a। इस तरीके से हम ये फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं और फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है, इस केस में अगर हम हाफ कर दिए तो हमारा फेज डिफरेंस क्या हो गया, फेज डिफरेंस हमारा आधा हो गया, लैम्डा बाई 2a हो गया। तो लैम्डा बाई 2a है, तो जब इस पॉइंट को कंसीडर करूं मैं, इस पॉइंट को, और दूसरे वाले को, नीचे वाले के इस पॉइंट को कंसीडर करूं, तो इनके बीच में क्या है, पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस है a/2 थीटा, और जो थीटा फेज डिफरेंस है वो ये कितना है, लैम्डा बाई 2a। इस तरीके से आ रहा है लैम्डा बाई 2a। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब फेज डिफरेंस हमारा कितना आता है, या पाथ डिफरेंस आता है 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, तो उस केस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या मिलता है हमको, इंटेंसिटी 0 मिलती है। तो जिस केस में अगर यहां पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये पॉइंट है, तो उसको ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, ये क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट कंसीडर करता हूं इस जगह, और यहां पे भी
दूसरा पॉइंट कंसीडर करता हूं तो ये पॉइंट इस पॉइंट को कैंसिल आउट कर देगा, ऐसे ही ये पॉइंट ये इसको इंटेंसिटी को कैंसिल आउट कर देगा। तो अल्टीमेटली इस P पॉइंट पे व्हेन जो हमारा थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए है, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए है जिस केस में, उस केस में हमको क्या मिल रहा है, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए में हमको क्या मिल रहा है कि इंटेंसिटी हमारी 0 हो जा रही है। तो इस केस में इंटेंसिटी 0 हो जा रही है, इसका मतलब क्या है, हमको डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो फॉर थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए वी आर गेटिंग डार्क फ्रिंज। एन कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, एन 1 से लेके 2 3 4 और आगे इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, यहां पे डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब कंसीडर करते हैं दूसरा केस जहां हमारा थीटा इक्वल टू क्या है, n प्लस 1/2 लैम्डा के बराबर है, n प्लस 1/2 लैम्डा बाई ए के बराबर है। दूसरा केस कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर केस 2। यहां जो थीटा है वो क्या है, n प्लस 1/2 लैम्डा बाई ए, या फिर हमारा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस क्या है, n प्लस 1/2 लैम्डा के बराबर है। पाथ डिफरेंस n प्लस 1/2 लैम्डा के बराबर है, या फिर हमारा जो थीटा है, थीटा क्या है, n प्लस 1/2 लैम्डा बाई ए, और मैं n इक्वल टू 1 कंसीडर कर लेता हूं, n इक्वल टू 1 कंसीडर कर लेता हूं। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1.5 लैम्डा बाई ए, या फिर हमारा जो पाथ डिफरेंस a इंटू थीटा ये क्या हो जाएगा, 1.5 लैम्डा हो जाएगा, 1.5 लैम्डा। तो अब हमारा a थीटा क्या आ रहा है, 1.5 लैम्डा आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो रीजन है, ये हमारी जो स्लिट है, स्लिट को मैं क्या करता हूं, इस बार 3 पार्टों में डिवाइड कर लेता हूं। ये कोई P पॉइंट है, इसको मैंने क्या किया, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने इस स्लिट को। ये पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये मैंने स्लिट को डिवाइड कर लिया तो ये क्या होगा, a/3 a/3 और a/3, इस तरीके से ये a/3 हो जाएगा। तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो पाथ डिफरेंस है स्लिट का a/3 हो गया। पाथ डिफरेंस हम कैसे निकाल रहे थे, पाथ डिफरेंस हम निकाल रहे थे a इंटू थीटा, अब a क्या हो गया, a/3 हो गया, तो हो गया a/3 इंटू थीटा, तो a/3 इंटू थीटा हो गया। टोटल कितना हमने कंसीडर किया है, 1.5 लैम्डा कंसीडर किया है। तो इसमें इस वाले पोर्शन में जो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/3 इंटू थीटा इंटू 1.5 लैम्डा। तो जो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा 0.5 लैम्डा के बराबर। हमारा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.5 लैम्डा के बराबर इस पोर्शन में। तो अगर डिस्टेंस a/3 होगी तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस होगा 0.5 लैम्डा। 0.5 लैम्डा का मतलब क्या हुआ, हमने पहले ही पढ़ चुके थे कि अगर 0.5 लैम्डा हो या फिर 1.5 लैम्डा हो, 2.5 लैम्डा हो, तो उस केस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमको डार्क फ्रिंज मिलती है। तो ये वाला पोर्शन में पहले वाले 1/3 पोर्शन का अपर पॉइंट और दूसरे वाले 1/3 पोर्शन का अपर पॉइंट मैं कंसीडर करूं तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, a/3 है। तो अब इसकी वजह से इस पॉइंट P पे किस तरीके का इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे ही अगर मैं सेंट्रल पॉइंट कंसीडर करता हूं, फर्स्ट थर्ड का सेंट्रल पॉइंट, ऐसे ही सेकंड थर्ड का सेंट्रल पॉइंट, तो वो क्या है, उनके बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस a/3 है अगेन। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमको 0.5 लैम्डा पाथ डिफरेंस मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दोबारा से। तो यहां इसकी वजह से भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ही अगर मैं लोअर पॉइंट कंसीडर करता हूं, पहले वाले का लोअर पॉइंट और दूसरे वाले का भी लोअर पॉइंट कंसीडर करता हूं, उनके बीच में भी क्या है, डिस्टेंस कितनी है, a/3 है। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0.5 लैम्डा होगा। तो अगेन दैट विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो इसी तरीके से पहला
पहला 1/3 दूसरे 1/3 को कैंसिल कर देगा। तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगी पहले 2/3 की वजह से, 2/3 ए की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 0। अब हमारा बचा दूसरा पोर्शन, ये आखिरी पोर्शन जो a/3 वाला है, इसको कोई कैंसिल आउट करने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में वो क्या है, a/3 है। बट अगर हम कोई और पॉइंट कंसिडर करें तो उनके बीच में डिफरेंस हमारा 0.5 लैम्डा नहीं है। जब 0.5 लैम्डा नहीं है या 1.5 लैम्डा नहीं है तो क्या होगा, हमको अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से, इस पोर्शन की वजह से हमको इस P पॉइंट पे क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी। बट यहाँ पे क्या है, 2 पोर्शन, 3 में से 2 पोर्शन क्या है, कैंसिल आउट हो चुके हैं। केवल एक पोर्शन की जो लाइट है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही है यहाँ। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे एक मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा, पर वो मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, रिड्यूस्ड इंटेंसिटी के साथ। तो हमको क्या मिलेगा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है। सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती है। ऐसे ही हम आगे भी और जैसे जैसे मैक्सिमा देखेंगे उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हमको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो किस तरीके का दिखेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरीके से दिखेगा, एक तो हमको सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा, उसके बाद मिनिमा, उसके बाद फिर से सेंट्रल मैक्सिमा, इस तरीके से ये लोकल मैक्सिमा है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही इधर साइड में भी इस तरीके से। तो पहले हमको सेंट्रल मैक्सिमा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमको, मिनिमा या फिर डार्क फ्रिंज, उसके बाद ब्राइट फ्रिंज, पर उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ऐसे ऐसे फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, पर इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ये किसकी वजह से है, सिंगल स्लिट की वजह से है। अगर हम चाहें कि सिंगल स्लिट ना यूज करके डबल स्लिट यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ एक स्लिट है, दूसरा स्लिट यहाँ है, ये 2 स्लिट है, स्लिट ए और स्लिट बी। इसकी वजह से हम अगर इसकी वजह से हम डिफ्रैक्शन देखना चाहें तो क्या होगा कि एक स्लिट की वजह से जो डिफ्रैक्शन होगा पैटर्न वो इस तरीके का होगा, ऐसे ही दूसरे की वजह से भी इस तरीके का होगा। अब क्या होगा, वो सुपर इम्पोज करेंगे हम, दोनों की वजह से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसको सुपर इम्पोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है। एक मैक्सिमा, उसके बाद जैसे मिनिमा बन रहे थे। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है कि इसमें और भी मैक्सिमा साथ साथ होते हैं। इस तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही और भी छोटे छोटे स्मॉल हमको फ्रिंजेस दिखते हैं या मैक्सिमा दिखते हैं इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न होता है सुपर इम्पोज करने की, एक जो है पहली स्लिट की वजह से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, दूसरी स्लिट की वजह से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, दोनों को सुपर इम्पोज करने से अगर हम डबल स्लिट यूज करते हैं तो उसको हम निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम स्लिट का साइज, ये जो ए है, इसको धीरे धीरे हम रिड्यूस करें या फिर जैसे जैसे रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करने लगेगा। दिस विल एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करने लगेगा। और जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर कोई 2 पॉइंट सोर्स है तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा हमको। तो फिर हमको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये इंटरफेरेंस हो रहा है या डिफ्रैक्शन हो रहा है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ये इंटरफेरेंस की तरह एक्ट करने लगेगा। आज तक लोग क्लियरली इसको नहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है या अंतर क्या है बेसिकली। तो वो एक मेजर डिफरेंस क्या आता है, जैसे कि हम पढ़े थे इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था कि अगर n लैम्डा है पार्ट डिफरेंस तो हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था और हमको ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब n लैम्डा है, पहला केस हम कंसीडर किए, वहां पे क्या हो रहा था कि हमको डार्क फ्रिंज मिल रहा था या मिनिमम मिल रहा था। और दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ ये दूसरा वाला, दूसरे केस में क्या मिल रहा है कि अगर n+1/2 लैम्डा है तो उसमें क्या मिल रहा था हमको, वहां पे हमको डार्क फ्रिंज मिल रहा था इंटरफेरेंस में। बट डिफ्रैक्शन में वहां पे हमको मैक्सिमा मिल रहा है या फिर लोकल मैक्सिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा या फिर
हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज मिल रही है जिसकी इंटेंसिटी कम है। इसमें इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है, इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता है। तो ये बेसिकली सम डिफरेंस है किसमें, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। तो ये हो गया सिंगल स्लिट और डबल स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन। अब क्या होता है, डिफ्रैक्शन की वजह से जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे माइक्रोस्कोप पढ़े थे, और क्या पढ़े थे हम, माइक्रोस्कोप के अलावा टेलीस्कोप पढ़े थे। तो अब उसमें क्या होता है कि इनमें जो रिजॉल्विंग पावर है उसमें प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से। डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है, कोई पॉइंट है, तो उसकी इमेज कैसी होगी, पॉइंट बननी चाहिए। कि अगर कोई इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज की इमेज कहां पे फॉर्म होगी, उसकी इमेज फोकस पे फॉर्म होगी और वो पॉइंट में होगी। बट डिफ्रैक्शन की वजह से पॉइंट इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, वो क्या होती है, पॉइंट इमेज ना बनके वो क्या होती है, थोड़ी ब्रॉड हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमको जो रिजॉल्विंग पावर है उसमें लिमिटेशन आ जाती है। ऐसे कंसीडर करते हैं, ये कोई लेंस है, यहां इनफाइनाइट से कोई इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज फॉर्म कहां होगी, इस जगह होनी चाहिए। वो इमेज कैसी होनी चाहिए, वो पॉइंट साइज की बननी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, वो पॉइंट साइज की ना होके वो क्या होती है, इस तरीके से होती है। और उसके बाद डार्क, उसके बाद फिर से ब्राइट रीजन, इस तरीके से। तो वो क्या होती है, डिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे फ्रिंज फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है, ये डिफ्रैक्शन की वजह से बन रहा है। तो जो पॉइंट में बनना चाहिए था इमेज, वो पॉइंट ना बन के अब क्या है, ब्रॉड इमेज बन रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्लियरिटी खत्म हो जाती है या फिर रिजॉल्विंग पावर कम हो जाती है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम है, किसकी वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये जो रेडियस है, ये जो बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, इसकी जो रेडियस होती है, ये जो रेडियस होती है ये कितनी होती है, आर नॉट, ये होती है 1.22 एफ लैम्डा बाई 2a। 2a क्या है, 2a है अपर्चर, अपर्चर ऑफ दिस लेंस। अगर 2a है तो उसकी वजह से जो आर नॉट है वो कितना होगा, 1.22 एफ लैम्डा बाई 2a, इस तरीके से। तो अगर मैं यहां से आर नॉट क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 0.61 एफ लैम्डा बाई a। इसी तरीके से अगर मैं इसको कि कितना ब्रॉड हुआ है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट से कंसीडर करता हूं, तो इसको मैं एंगल के फॉर्म में, जो इसमें ब्रॉडनिंग हुई है वो एंगल के फॉर्म में मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं, कि अगर इसको डेल्टा थीटा से मैं रिप्रेजेंट करूं, ब्रॉडनिंग को डेल्टा थीटा से, तो क्या होगा, अगर ये क्या है, फोकल लेंथ है, तो एफ इंटू डेल्टा थीटा करूं मैं, ये डेल्टा थीटा क्या है, ब्रॉडनिंग है, किसकी वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से। तो एफ इंटू डेल्टा थीटा ये किसके बराबर होगा, आर नॉट के बराबर होगा, 0.61 एफ लैम्डा बाई ए। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां से एफ कट जाएगा, तो जो डेल्टा थीटा है या ब्रॉडनिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन है वो कितना है, 0.61 लैम्डा बाई ए, ये ब्रॉडनिंग है। तो इसकी वजह से क्या होती है, थीटा की ब्रॉडनिंग की वजह से, इस वजह से रिजॉल्विंग पावर में कमी आती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ के पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ के पास रखा हुआ है, फोकल पॉइंट के पास, यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है इस जगह V पे फॉर्म हो रहा है, एट अ डिस्टेंस V पे फॉर्म हो रहा है, हमारा इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, एट अ डिस्टेंस V पे हो रहा है। अब वो क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, डिफ्रैक्शन की वजह से वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था पर उसकी इमेज पॉइंट ना बन के क्या बन रही है, यहां पे इलोंगेटेड इमेज बन रही है, या फिर ये ब्रॉड हो गई इमेज हमारी, ये। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है डिफ्रैक्शन की वजह से। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं
जो डायमीटर है इस इमेज का, जो इमेज बन रही है या सेंट्रल मैक्सिमा है, अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करता हूँ, इसको मैं थीटा कंसिडर करता हूँ, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस ये v है, इसको मैं अगर v कंसिडर करता हूँ और ये बीटा कंसिडर कर लेता हूँ, जो अपर्चर इसको d कंसिडर कर लेता हूँ। अपर्चर क्या है लेंस का, d कंसिडर कर लिया मैंने। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं अगर tan बीटा निकालना चाहूँ, ये फोकल पॉइंट है, तो अगर मैं tan बीटा निकालना चाहूँ, tan बीटा क्या होगा, tan बीटा हो जाएगा, tan बीटा विल बी इक्वल टू d/2 बाई f, d/2 बाई f। तो यहां से, या अगर स्मॉल, ये अगर स्मॉल है, या फिर इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, d/2f लिख सकता हूं, या फिर d/f इक्वल टू 2 tan बीटा। अब मैंने जैसे कि पहले बताया था कि अगर एंगल स्मॉल है तो tan बीटा sin बीटा के बराबर होगा या बीटा के बराबर होगा, ये 2 sin बीटा के बराबर होगा और 2 बीटा के नियरली इक्वल होगा, इस तरीके से। तो d/f हमारा क्या आ गया, 2 tan बीटा 2 sin बीटा या फिर 2 बीटा, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जब एंगल स्मॉल है, जब बीटा स्मॉल है उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है, ये किसकी वजह, डिफ्रैक्शन की वजह से क्या है, पॉइंट का डायमीटर बढ़ जाता है। तो वो डायमीटर कितना है, 1.22 v लैम्डा बाई d, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये जो डायमीटर है 1.22 v लैम्डा बाई d, और ये 1.22 v लैम्डा बाई d, ये हमारा डायमीटर है, इस तरीके से ये वाला डायमीटर है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं v इंटू थीटा, जो d है डायमीटर, v इंटू हम थीटा भी बोल सकते हैं, और ये कितना है 1.22 v लैम्डा बाई d, 1.22 v लैम्डा बाई d, ये हमारा डायमीटर है इमेज का। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन, अगर इस लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है, m है, मैग्निफिकेशन m, अगर लेंस का m है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो v/f हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस कितना है, v है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस f है, तो m क्या होगा, v/f हो जाएगा हमारा। तो यहां से m इक्वल टू v/f है। तो अगर ये जो हमारा, मैं कंसिडर करता हूं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हमको रिजॉल्विंग पावर पढ़नी है, तो मान लो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके कितना पास में रखा हुआ है जो हमको क्लियरली दिखेगा। मान लो दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है। तो अगर इस इमेज के और इस इमेज के बीच में डिस्टेंस ये d के बराबर, ये d/2 होगा, ये भी d/2 होगा। तो अगर इन दोनों इमेज के बीच में डिस्टेंस d के बराबर होगी, डिस्टेंस d के बराबर होगी, तो हमको क्या है, ये अलग अलग दिखाई देंगी। अदरवाइज अगर मान लो डिस्टेंस d से कम है तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो क्या हमको ये अलग दिखाई दे रही हैं, हमको अलग दिखाई नहीं दे रही हैं, तो हम इसको क्या रिजॉल्व कर पाएंगे, रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस हमारा d के बराबर है, d के बराबर है, तो हमको वो क्लियरली दिखाई देंगी, अलग सेपरेटली हमको दिखाई देंगी। तो जो d है वो हमारा कितना है, 1.22 v लैम्डा बाई कैपिटल D, इस तरीके से। ये डायमीटर की बात कर रहा हूं मैं, डायमीटर कितना है 1.22 v लैम्डा बाई d, ये इमेज की बात है। अगर मैं ऑब्जेक्ट के टर्म में बात करूं कि ऑब्जेक्ट के टर्म में क्या होगा, तो जैसा कि हमने पढ़े थे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, डिस्टेंस या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस में जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, हाइट में जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं वो इमेज की बात कर रहा हूं। तो मैं अगर ऑब्जेक्ट की निकालना चाहूं, तो अगर ऑब्जेक्ट की निकालनी है हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो वो क्या होगी, इमेज हाइट अपॉन मैग्निफिकेशन, इस तरीके से निकाल सकता हूं। तो मैं अगर डी मिनिमम निकालना चाहूं, डी मिनिमम, ये क्या है, डायमीटर, डायमीटर मिनिमम निकालना चाहूं मैं ऑब्जेक्ट प्लेन में, ऑब्जेक्ट प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, वो होगा 1.22
वी लैम्डा बाई डी अपॉन मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये क्या है, ये इमेज प्लेन की बात है। मैं ऑब्जेक्ट प्लेन में निकालना चाहूंगा तो मैग्निफिकेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी है तो इमेज की हाइट को हमको m से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से 1.22 वी लैम्डा बाई डी अपॉन एम, और मैं m पहले बता चुका हूँ कितना है, v बाई एफ है, तो m की जगह v बाई एफ में लिख दूंगा। यहाँ पे m की जगह मैं v बाई एफ लिख सकता हूँ, v बाई एफ। तो यहाँ क्या होगा, v से v कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.22 एफ लैम्डा बाई डी। तो जो d मिनिमम है वो क्या हुआ, 1.22 एफ लैम्डा बाई डी। और यहाँ फ्रॉम ये फर्स्ट वाले से d बाई एफ इक्वल टू क्या है, d बाई एफ इक्वल टू है 2 tan बीटा के बराबर। तो मैं d बाई एफ को क्या लिख देता हूँ, 1.22 लैम्डा बाई 2 tan बीटा, 1.22 लैम्डा बाई 2 tan बीटा। ये मैंने यहां से लिखा d बाई एफ इक्वल टू 2 tan बीटा है, तो मैंने d बाई एफ को रिप्लेस कर दिया 2 tan बीटा से, तो 1.22 लैम्डा बाई 2 tan बीटा। इस तरीके से d मिनिमम आ गया हमारा 1.22 लैम्डा बाई 2 tan बीटा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बीटा स्मॉल है तो ये tan बीटा को मैं sin बीटा भी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से जो d मिनिमम है या मिनिमम डायमीटर वो कितना होगा, 1.22 लैम्डा बाई 2 साइन बीटा, ये हो जाएगा डी मिनिमम। अगर हम यहाँ पे वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम कोई और मीडियम की बात कर रहे हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n है, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रोल प्ले करेगा। तो उसकी वजह से जो डी मिनिमम है, डी मिनिमम क्या हो जाएगा, 1.22 लैम्डा बाई 2 n साइन बीटा। और ये n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई ये वैक्यूम ना होके कोई और मीडियम है या एयर ना होके कोई और मीडियम है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जो डी मिनिमम है या फिर जो सेपरेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इतना मिनिमम सेपरेशन होगा तभी हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे या अलग अलग देख पाएंगे, वो इतना होना चाहिए। तो रिजॉल्विंग पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिजॉल्विंग पावर आरपी, इसको हम 1 बाई डी मिनिमम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, 2n साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ये मेरा क्या हो गया, रिजॉल्विंग पावर हो गया। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि अगर रिजॉल्विंग पावर हमको बढ़ानी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तो क्या हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देंगे तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया डी मिनिमम या फिर मिनिमम ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम सेपरेशन, जिसकी वजह से हमको वो क्लियरली दिखाई देगा। अगर उससे कम सेपरेशन है तो वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। और रिजॉल्विंग पावर कितनी हुई, 2n साइन बीटा बाई 1.22 लैम्डा। तो यहां से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट्स की बढ़ेगी। अब एक और टर्म आता है फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं वैलिडिटी। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि डिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारा पॉइंट इमेज बनना चाहिए वो पॉइंट ना बन के क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हमको ब्रॉड इमेज बन रहा है। तो ब्रॉड इमेज बन रहा है, उसकी वजह से क्या है कि दिक्कत आ रही है। तो अब हमको क्या, जो रे ऑप्टिक्स हम पढ़े थे क्या वो वैलिड है कि नहीं, तो अब हम पढ़ेंगे वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, जैसा कि मैं बात किया कि थीटा जो या एंगुलर मैग्निफिकेशन हो रहा है या फिर ब्रॉडनिंग हो रही है, वो क्या है, वो हमारा आ रहा था नियरली 1.22 लैम्डा बाई डी। इतना आ रहा था हमारा नियरली, जो ब्रॉडिंग आ रहा था हमारा 1.22 लैम्डा बाई डी आ रहा था। इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हुए लैम्डा बाई डी, या फिर अगर मैं अपर्चर को ए लिखता हूं, अपर्चर को ए मानता हूं, किसी भी लेंस के अपर्चर को मैं ए कंसीडर करता हूं, ए कंसीडर करता हूं, तो ये लैम्डा बाई ए हो जाएगा। थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए हो जाएगा। ये क्या है, मैग्निफिकेशन है। ये मैग्निफिकेशन आगे की तरफ जो हो रहा है। तो अगर
मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं। अब क्या है कि धीरे धीरे क्या है, इस तरीके से मैग्निफिकेशन हो रहा है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस आगे बढ़ते जाएंगे, थीटा क्या है, थीटा तो कांस्टेंट है। अब हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए ये क्या है, हमारी डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी है, ये हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि जो डायमीटर है, जो हमारा फाइनल जो सेंट्रल फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, उसका जो डायमीटर है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। डायमीटर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक टाइम अगर मान लीजिए मैं जेड डिस्टेंस पे, किसी जेड डिस्टेंस पे पहुंच गया, एट अ डिस्टेंस जेड, ये जो डायमीटर है, ये जो हमारा डायमीटर है वो कितना हो जा रहा है, अगर a के बराबर हो जा रहा है या अपर्चर के बराबर हो जा रहा है, व्हेन a जो हमारा डायमीटर है वो अपर्चर के बराबर हो जा रहा है, a इक्वल्स टू वो कहां पे हो रहा है, जेड लैम्डा बाई a। जेड डिस्टेंस पे क्या हो रहा है कि जो हमारा डायमीटर है वो a के बराबर हो जा रहा है। तो डायमीटर हम पहली बात तो कैसे निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे, ये थीटा है, थीटा इंटू अगर मैं डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूंगा, थीटा इंटू जेड, थीटा इंटू जेड करूंगा तो डायमीटर निकल आएगा। तो लैम्डा जेड बाई ए, ये डायमीटर हो गया। तो अगर जेड डिस्टेंस पे डायमीटर ए हो जा रहा है तो मैं इसको डायमीटर को ए लिख दिया, ए लैम्डा जेड बाई ए। तो इस तरीके से जो जेड होगा वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा ए स्क्वायर बाई लैम्डा, ए स्क्वायर बाई लैम्डा। तो ये नियरली जो जेड आता है वो जेड आता है नियरली 18 मीटर के आसपास आता है, 18 मीटर के आसपास आता है। और ये जेड को क्या बोलते हैं हम, फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं, जहां पे हमारा जो मैग्निफिकेशन है या फिर जो पॉइंट था उसका ब्रॉडनिंग है वो कितना हो जा रहा है, अपर्चर के बराबर हो जा रहा है, उस केस को हम फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर ये इतना ज्यादा हो गया ब्रॉडनिंग कि अब हम ना तो क्लियरली देख पा रहे हैं ना रिजॉल्व कर पा रहे हैं, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट किसी काम का नहीं है। उस समय ये हम रे ऑप्टिक्स या जो भी हम प्रिंसिपल है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि अगर ये डायमीटर इससे कम है, अपर्चर से कम है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर ये हमारा ये क्या होता है कि z इक्वल टू 18 मीटर अगर है तो ये जो हमारा डायमीटर है वो a से कम होता है। तो इसका मतलब हमारा रे ऑप्टिक्स जो है वो वैलिड होता है, काफी हद तक वैलिड होता है, क्योंकि हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, नियरली सेंटीमीटर में हम वर्क करते हैं। तो अगर सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं किसी चीज की हम, तो ये क्या है 18 मीटर है, काफी ज्यादा है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे वो काफी हद तक वैलिड होता है। तो अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे पोलराइजेशन।